हजारों साल पुरानी एक लोमड़ी की आत्मा जब सुंदर मनमोहक इंसानी भेष लेती है और उसे एक इंसान से प्यार हो जाता है, लेकिन उसकी कुर्बानी बहुत बड़ी होगी। दोस्तों, इस मूवी का सेकंड पार्ट भी चैनल में अपलोडेड है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और आई बटन में मिल जाएगा। कहानी पूरी सुनना, एंजॉय करना और पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट भी कर देना। अगर अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर ले ऐसी कहानियां सुनने के लिए। 2008 की चाइनीज मूवी पेंटेड स्किन, डायरेक्टर गॉर्डन चान, एंडी विंग और डैनी को। IMDb रेटिंग 6.3। अब कहानी की ओर बढ़ते हैं। कहानी गर्म रेगिस्तान से शुरू होती है। हान राजवंश के सेनापति वांग अपनी सेना की अगुवाई कर रहा है। उन्हें खबर मिली है कि पास ही कहीं डाकुओं ने डेरा डाला हुआ है जो मवेशियों की जानवर चुरा रहा है। रात की आड़ में वांग ने उन पर हमला कर दिया। डाकुओं को मुंह की खानी पड़ी। खेमे से एक लड़की को भी छुड़वाया गया है, जिसे सेनापति वांग अपने साथ महल ले आया। उसका नाम शाओ है। महल में सेनापति वांग की राह देख रही उसकी पत्नी परी को वो शाओ के बारे में बताता है। ये लड़की हमें डाकू के कब्जे में मिली थी। इसके माँ बाप मर चुके हैं। बेचारी अनाथ इस रेगिस्तान में कहाँ भटकेगी। यही सोचकर इसे महल ले आया। शाओ परी को कौतूहल भरी नजरों से देखती है। उस घटना के बाद कई मौसम बदले। सर्दियां भी खत्म हो चुकी है और कुछ महीनों से राज्य में अराजकता फैली हुई है। सैनिकों सहित सेनापति वांग भी रात की पहरेदारी में जुटा है। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। खोला गया तो एक आदमी बेहोश पाया गया। वांग ने उसे अंदर लाने का आदेश दिया। जब परी ने उसे देखा तो वो चौंक उठी, क्योंकि वो और कोई नहीं, पूर्व सेनापति ग्योंग है। इसके साथ कहानी अतीत में चली गई। सेनापति ग्योंग इतना कौशल योद्धा था कि उसका नाम सुनते ही दुश्मनों के हाथ पांव कांप जाते। उस दिन भी उसने अकेले ही दुश्मनों को मात दे दी, मगर वही युद्ध भूमि पर उसने अपने पद का त्याग कर दिया और वहां से अकेला कहीं चला गया। बस वांग को उसका कारण पता है। उस दिन के बाद आज उसने राज्य में दोबारा दस्तक दी। वांग और परी उसका पूरा ख्याल रख रहे हैं। रात में वांग ने परी से पूछा, क्या तुमने उसे बुलाया है? उसने ना में जवाब दिया। दरअसल ग्योंग और वांग दोनों ही परी को पसंद करते थे, मगर परी ने वांग को चुना। इससे ग्योंग का दिल टूट गया और वो उनसे इस जगह से दूर चला गया। वांग को उससे कोई शिकायत नहीं है, क्योंकि उसने हमेशा से ही उसे एक बड़े भाई की तरह माना है। शहर में बढ़ रही वारदात की वजह से भी उसे ग्योंग जैसा योद्धा की जरूरत है, क्योंकि वांग पिछले कुछ महीनों से इन हादसों को रोकने में असफल हो रहा है। लोग मारे जा रहे हैं, जिसमें उनका पूरा शरीर तो साबुत रहता है, बस दिल गायब होता है। उस रात वांग को एक बड़ा अजीब सपना आया। उसने खुद को शाओ के साथ रात गुजारते हुए देखा। ये कैसा सपना था भला? हालांकि शाओ बेहद खूबसूरत है। ऐसा एक भी दिल नहीं बन सका जो उसे देखकर ना धड़का हो। मगर वांग अपनी पत्नी परी से बहुत प्यार करता है। किसी और औरत की तरफ देखना तो दूर, किसी के बारे में सोच भी नहीं सकता। रात के पहरे के लिए तैयार होते हुए चैन से सो रही अपनी परी को वांग ने जगाया नहीं, मगर उसकी मदद को ना जाने कहां से शाओ आ गई। वांग उसे देख थोड़ा बेचैन हो गया, शायद अपने सपनों की वजह से। रात गहरी होती जा रही है। शाओ को इंतजार है एक इंसानी दिल का। शाओ दरअसल इंसान नहीं, एक लोमड़ी की आत्मा है, जो अपने इंसानी रूप को तरोताजा रखने के लिए इंसानों के दिल का आहार लेती है, वरना वो सड़ने लगेगी। जिंग नाम का एक शैतान है जो शाओ की खूबसूरती से आकर्षित होकर उसके पास आया था और अब उसकी गुलामी करता है। वो ही है जो शहर भर के लोगों का दिल चुरा कर अपनी प्रेमिका के लिए लाता है, इस चाहत में कि कभी उसका दिल उस पर आएगा। मगर शाओ को उससे कोई मोहब्बत नहीं। उसकी नजर तो पहले ही दिन से सेनापति वांग पर है, जो अपनी बीवी के अलावा उसकी तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखता। जिंग बोला, तुम अपना समय यहाँ बर्बाद कर रही हो। मगर शाओ को यकीन है कि कभी न कभी तो उसके प्यार की आंच वांग के दिल को गर्माहट देगी। उसे उस दिन का इंतजार रहेगा। ये हवा में तब्दीली परी को महसूस हो रही है, खासकर इसीलिए क्योंकि वो वांग के सबसे करीब है। सुबह वो ग्योंग के पास बैठी है। उसे अभी तक होश नहीं आया। ऐसा लग रहा है जैसे महीनों से नहीं सोया। वांग रात की गश्त लगाकर जब वापस आया, तुरंत शाओ और बाकी दासियां उसके लोहे के कवच उतारने लगे। शाओ एक भी मौका नहीं छोड़ती वांग के करीब आने का। उसकी जिद है कि वो वांग का प्यार जीतने के लिए
जादू का इस्तेमाल नहीं करेगी और वांग है कि उसकी नजर केवल परी पर रहती। अब ग्योंग को होश आ गया। उसके होश में आते ही उन तीनों का आमना सामना होना बड़ी बेचैनी भरी दुविधा है, जिसे दूर से ही शाओ भांप सकती है। ग्योंग ने सबको दुविधा से निकालकर कहा, अब मुझे चलना चाहिए। वांग को मालूम है कि उसे रोकना व्यर्थ है, वो नहीं रुकने वाला। ग्योंग महल से निकलकर शहर की गलियों में आ गया, जहाँ पुराने सैनिकों ने अपने पूर्व सेनापति को पहचान लिया। उसे घेरकर उसका हाल खबर पूछने लगे। ग्योंग यही पला बड़ा है, वो लोगों के हाव भाव से ही समझ जाता है कि कोई चीज उन्हें परेशान कर रही है, और कुछ दिनों तक यहीं कहीं शहर में रहने का फैसला करता है। उसी शाम परी उससे मिलने आई। दोनों साथ ही पले बड़े हैं। परी को मालूम है अगर वांग के अलावा कोई उसकी मदद कर सकता है तो वो ग्योंग ही है, और शुरू से सब कुछ बताने लगी। मेरे घर में एक शैतान का वास है। कुछ महीनों पहले जब वांग एक युद्ध से वापस आए तो उसके साथ एक लड़की भी आई, जो कहती है कि वो कुन नाम के गांव के एक रेशम व्यापारी की बेटी है, मगर लालची लोगों ने उन्हें मारकर उसे डाकुओं को बेच दिया। उसका नाम शाओ है। वो मुझे अपनी बड़ी बहन की तरह मानती तो है, उसकी अदा इतनी मनमोहक है कि पुरुष कहो या स्त्री सब उसके कायल है। फिर शुरू हुआ शहर भर में घटनाएं। हर रात सब डर से अपने घरों में दुबके रहते। सैनिकों ने डर से पहरेदारी करनी छोड़ दी। गश्त लगाने वालों के अभाव में वांग अब खुद हर रात घर से बाहर रहता है ताकि शहर सुरक्षित रह सके, मगर इससे भी कोई फायदा नहीं हुआ। हर रात किसी न किसी का दिल सीने से निकाल लिया जाता है। धीरे धीरे लोगों को लगने लगा ये किसी इंसान का नहीं, शैतान का काम है। एक रोज एक व्यापारी की पत्नी हमारे शहर आई। वो अपने अलग ही अकड़ में थी, मगर शाओ के सामने आते ही वो मूम हो गई। ये सब कैसे मुमकिन है, यही जानने मैं मंदिर के पुजारी के पास गई। मेरी बात सुनकर उन्होंने कहा, मैं तो इसमें तुम्हारी मदद नहीं कर सकता, मगर कोई है जो तुम्हें उपाय बता सकता है। और अगले ही दिन मंदिर के सामने उनका मृत शरीर पड़ा मिला। उनके साथ भी वही हुआ। मैंने ये बात वांग से भी कही कि अगले दिन मैं शाओ को लेकर मंदिर जाने वाली थी, लेकिन उससे पहले ही उन्हें किसी ने मार दिया। इतना सब कुछ कहने के बाद भी वांग को शाओ पे जरा भी शक नहीं हुआ। उसे ये मेरा वहम लगता है। मैंने उसे ये भी बताया कि एक बार उसके हाथों में चोट लग गई थी, मगर अगले ही पल वो चोट वहां से गायब थी। मेरा मन रखने के लिए वांग मुझे और शाओ को साथ मंदिर ले गया, मगर शाओ को मंदिर में कुछ भी नहीं हुआ। ये देखकर वांग और निश्चिंत हो गया कि ये सब मेरे मन का भ्रम है। अब नौबत ये आ गई है कि वो महल के लोगों से घुलती मिलती जा रही है। हर किसी के मुंह में सिर्फ उसी का नाम है, यहाँ तक कि वांग के भी। मैंने तुम्हें ना जाने कितने ही खत लिखे, पता नहीं तुम तक वो कभी पहुंचे भी है या नहीं। मैं चाहती हूँ कि तुम समय रहते सच का पता लगाओ। वही सामने एक लड़की ध्यान से उनकी बातें सुन रही है। ग्योंग से मिलने के बाद परी को लौटने में देर हो गई। पहुंचकर उसने देखा कि रात के खाने की सारी तैयारियां हो चुकी है। पूछने पर पता चला सेनापति वांग आपकी गैर हाजिरी में नाराज हो रहे थे, इसलिए शाओ के कहने पर सारा इंतजाम किया गया है। परी ने मन में सोचा, आज तक उसकी अनुमति के बिना रसोई का एक भी चीज इधर से उधर नहीं होती थी, और शाओ के कहने पर इतना सब कुछ हो गया। उसने तो जैसे लोगों पर जादू कर डाला है। इसके बाद वांग ने परी से पूछा, इतनी देर तक कहाँ थी? वो सकपका गई। तभी तुरंत शाओ ने बात को बड़ी चतुराई से जवाब दिया, परी आपकी अच्छी सेहत के लिए वैद्य जी के पास गई थी, वही देर हो गई होगी शायद। ये सुनकर वांग की चिंता तो दूर हो गई, लेकिन परी की बढ़ गई। उसे ऐसा लग रहा है जैसे शाओ उसकी जगह लेना चाहती है, और धीरे धीरे ऐसा होने भी लगा। आज सारे नौकर उसकी बात सुनते हैं, कल वांग भी उसकी सुनने लगेगा। वो अपनी दुश्चिंता किसी से कह भी नहीं पाती। अब रात में शाओ परी के पास आई और बोली, मैं जानती हूँ कि तुम ग्योंग से मिलने गई थी, मगर बेफिक्र रहो, मैं ये बात किसी को नहीं बताऊंगी। अब सिंह शाओ को बता रहा है, तुम्हें चुड़ैल पकड़ने वाला वो आदमी याद है जिसे हमने मारा था? सुना है उसकी पोती यहाँ शहर में आई है। ना जाने कब ये परिवार मेरा पीछा छोड़ेगा, उसे मार दो। शाओ ने कहा। यहाँ ग्योंग दिल चुराने वाले शैतान की तहकीकात में लग गया। वो उन लोगों की कब्र पर गया जहाँ फिर से वही लड़की उसे छुपकर देख रही है, जो उस दिन भी
छुपकर परी की बातें सुन रही थी। अब वो लड़की ग्योंग के सामने आई और कहती है, बेशक चुड़ैले और शैतान उसी तरह सच में है जिस तरह इंसान होते हैं। मेरा नाम बिंग है। मेरा पूरा परिवार यही काम करता था और मेरे जीवन का मकसद भी यही है। इसके बाद उसने एक जादुई मर्तबा निकाला जिसमें एक बत्ती जल और बुझ रही है, जो कि ये इशारा कर रही है कि वो लोमड़ी की आत्मा यहीं इसी शहर में कहीं छुपी हुई है। लेकिन ग्योंग को इस तरह की चीजों में भरोसा नहीं। इधर उप सेनापति ने शहर का मानचित्र दिखाते हुए कहा, ये सारी वारदातें महल के आसपास के हिस्सों में हुई हैं। हो न हो आज रात भी यही हमला होगा। रात में बिंग भी वही महल के पास उस शैतान को पकड़ने का इंतजार करने लगी। तभी ग्योंग ने उसके पीछे से उस शैतान को हमला करते हुए देखा, मगर लाख कोशिश के बाद भी वो शैतान को नहीं पकड़ पाए। बिंग को चोटें आई है। घाव में मरहम लगाते वक्त बिंग ने ग्योंग को एक बंद तलवार दिखाई जिसे वो आज तक उसके म्यान से नहीं निकाल पाई। उसने अपने दादा से सुना था कि ये तलवार बहुत ही ताकतवर है। ग्योंग भी उस तलवार को नहीं निकाल पाया। यहाँ जिंग ने शाओ को कल रात की सारी खबर सुना दी। शाओ को भी समझ आ रहा है कि ग्योंग ये सब किसके कहने पर कर रहा है। उसे परी की लगाम कसनी होगी। यहाँ अब तक ग्योंग ने भी पता लगा लिया है कि शाओ खुद को जिस परिवार की बेटी बताकर यहाँ रह रही है वो दरअसल एक झूठ है। ये खबर लेकर वो महल आया। साथ उप सेनापति और बिंग भी है। जब वांग के सामने ये बात रखी गई तो वो दूध का दूध और पानी का पानी करने उन सबको शाओ के पास ले गया। अब शाओ खुद की बनाई झूठी कहानी में फंस गई तो उसने एक और नई कहानी बुन डाली। दरअसल मैं उस रेशम व्यापारी की बेटी नहीं बल्कि नौकरानी थी। मुझे कोई यहाँ नीची नजरों से ना देखे, इसीलिए मैंने झूठ कहा। वो एक भी मौका वांग के दिल में खुद के लिए हमदर्दी पैदा करने का नहीं छोड़ती। वांग और बाकी सभी को यही लग रहा है कि शाओ के साथ जिंदगी में बहुत ज्यादती हुई है। उसे और परेशान नहीं करना चाहिए। इसके बाद ग्योंग और वांग के बीच अनबन हो गई। वो बोला, तुम अपनी बीवी के होते हुए एक पराई औरत का साथ क्यों दे रहे हो? जवाब में वांग ने कहा, परी ने मुझे चुना है, फिर भी तुम हमारा पीछा क्यों नहीं छोड़ते? सालों से मन में दबी बातें अब बाहर आने लगी। वांग को लग रहा है कि ग्योंग ये साबित करना चाहता है कि परी का पति नहीं बल्कि वो उसके साथ खड़ा है। आखिर में बिंग को बोलना पड़ा, यहाँ एक लोमड़ी की आत्मा घूम रही है जो मनुष्य दिल के बिना ज्यादा समय तक जी नहीं सकता। इसीलिए शहर भर में लोगों के दिल गायब होने की घटनाएं हो रही है। वांग मान जाता है और कुछ समय तक शाओ पर पहरा बिठाकर भी देखने को तैयार है। सब कुछ एक चुटकी में खत्म करने की ताकत रखने वाली शाओ चुप है क्योंकि वो वांग के करीब आना चाहती है। दिन भर से यही सब चलते चलते रात हो आई। परी भी खुद को दोषी मानने लगी कि ऐसा करके वो खुद को ही वांग से दूर कर रही है। बात को खत्म करने जब उसने शाओ से माफी मांगी, शाओ ने भी कबूल किया कि वो वांग से बहुत प्यार करती है और उसे वांग की दूसरी औरत के रूप में स्वीकार कर ले। ये सुनकर परी रो पड़ी। जिस बात का उसे डर था आज वही परिस्थिति सामने है। तब वांग ने साफ लफ्जों में कह तो दिया कि मेरी पत्नी सिर्फ एक है, दूसरी और किसी औरत से वास्ता नहीं हो सकता। लेकिन उसकी आंखों से ये साफ पता चल रहा है कि वो खुद को रोक रहा है, झुठला रहा है कि उसे हर रात शाओ के सपने आते हैं। वो रात भी गुजर गई मगर पहरे के बावजूद सबूत इकट्ठा नहीं कर पाए और अगले दिन एक और लाश पाई गई। अब ये साबित हो गया कि ये काम शाओ का नहीं है, वो कोई शैतान नहीं है। अगली रात फिर गश्त लगाने बाकी सैनिकों सहित वांग और ग्योंग भी निकले, लेकिन एक साजिश की बू आ रही है। अचानक ग्योंग ने सबके सामने उप सेनापति को मार वहां से भाग निकला, जिससे पूरी सेना उसके खिलाफ हो गई और वो एक भगौड़ा बन गया। दरअसल वो शैतान जिंग है जो ग्योंग के भेष में था, मगर बिंग को उस पर विश्वास है। यहाँ रात में फिर वांग को शाओ का सपना आया, लेकिन इस बार वो उसके करीब था, जैसे ये सपना उसे उसकी ओर बढ़ने के लिए उकसा रहे हैं। उसे कमरे से किसी की परछाई गुजरती दिखी। उसका पीछा करते वो बाहर आया तो किसी के सिसकने की आवाज आई, जो कि शाओ है। वो रोते हुए कहने लगी, मैं यहाँ से कहीं दूर चली जाऊंगी। तुमने मुझे अपने प्यार के काबिल तक नहीं समझा। वो वांग की तपस्या देखकर चकित है। वो जितना उसे ठुकरा रहा है, उसके अंदर की तृष्णा
और प्रखर होती जा रही है, यहाँ तक कि वो उसकी रखैल बनने को भी तैयार है। मगर वांग उसके जादुई आवरण में खुद को पड़ने से रोक रहा है। वो पत्थर की तरह खड़ा है, जैसे उसके शरीर में दिल है ही नहीं। एक बार फिर जिंग शाओ से मिलने महल आया। भले ही शाओ ने उसे नहीं अपनाया, पर वो तो उससे प्यार करता है और सैनिकों ने उसे देख लिया। उसे वहां से भागना पड़ा। हर तरफ अफरा तफरी मच गई और इस बीच परी ने वांग को शाओ के कमरे से निकलते हुए देखा। लेकिन यहाँ वांग को सबसे पहले परी का ख्याल आया और वो उसे बचाने भागा। पहली बार जादुई लोमड़ी को दुख का, तिरस्कार का एहसास हुआ। सैनिकों से बचकर जिंग जाओ के पास उसे समझाने आया। यहाँ कुछ समय तक छुपना तो ठीक था, मगर एक इंसान से प्यार, ये कैसा पागलपन है। शाओ ने उसे धुतकारते हुए वहां से चले जाने को कहा। इधर कमरे में परी वांग से कह रही है, मुझे अब एहसास हो चुका है कि मुझसे ज्यादा भी कोई तुमसे प्यार कर सकता है, जो इतनी बेइज्जती के बाद भी यहाँ है। जब सारे मर्द दूसरी औरत रख सकते हैं तो तुम क्यों नहीं। वांग के समझाने के बावजूद वो शाओ के पास चली गई, मगर उसके कुछ कहने से पहले ही बदहवास यानी अपने होशो हवास खो चुकी लोमड़ी की आत्मा ने अपना असली रूप दिखा दिया। उसने परी के सामने ही एक सैनिक का दिल निकालकर खा लिया। परी तो बेहद डर गई, पर खुद के लिए नहीं, वांग के लिए। इसके बाद लोमड़ी ने परी से एक सौदा किया कि अगर वो वांग की सलामती चाहती है तो सबकी नजरों में उसे लोमड़ी की आत्मा बनकर आना होगा, तभी वांग उसे कबूल कर पाएगा। परी को अपने लोगों के लिए, वांग के लिए ये सौदा भी मंजूर है, लेकिन उसने भी शाओ से वादा लिया कि इसके बाद वो किसी भी इंसान का दिल नहीं चुराएगी और पूरी ईमानदारी से वांग से प्यार करेगी। शाओ ने भी स्वीकारा कि वो एक इंसान की तरह अपनी जिंदगी जीकर वांग के साथ बूढ़ी होकर मर जाएगी। इसके बाद परी ने हंसते हुए उस जादुई प्याले को पी गई और बोली, शाओ, तुम्हें अंदाजा भी नहीं कि असल में प्यार क्या होता है। अब वो सबके सामने आ गई। उसी के राज्य की सेना तलवार लेकर उसके पीछे पड़ गई। तब ग्योंग ने उसका साथ दिया। वो और बिंग सबसे उसे बचाकर दूर ले गए। बिंग बोली, ये उसी लोमड़ी की आत्मा का जादू है। जैसे जैसे ये और सफेद होगी, अंदर से मरने लगेगी। शाओ का जादू उसके मरने के बाद ही खत्म हो सकता है। तब तक वांग सहित बाकी सैनिक भी वहां पहुंच गए। सैनिक उसे मारना चाहते हैं और ग्योंग और बिंग उसे बचाना, लेकिन इस बीच किसी को परवाह नहीं कि वांग क्या चाहता है। वो बोला, एक सेनापति के रूप में मुझे इसे मार देना चाहिए, लेकिन एक पति और प्रेमी होने के नाते मैं विवश हूँ। जिस पर परी बोली, मगर मैंने लोगों की जाने ली है, मेरा मरना ही उचित है। तुम लाख बुरी सही, पर मैंने तुमसे बहुत प्यार किया है परी। ये अजीब सा दृश्य देखकर शाओ चकित भी है और उसे रोष भी हो रहा है कि चाहे इंसानी रूप में हो या दानव, इनका प्यार मरता क्यों नहीं। किस किस्म का प्यार है ये। इतने में वांग को लंबी उम्र की दुआ देकर परी ने उसके हाथ से खंजर अपने आर पार कर दिया। वांग को अपने खोए प्यार पर रोता देख अब शाओ के सब्र का बांध टूट गया। उसे समझ आ गया है कि वो कुछ भी करे, लेकिन इन्हें अलग नहीं किया जा सकता। इतने में ग्योंग ने उस पर हमला कर दिया, पर वो तो मरी ही नहीं। इससे सबको मालूम चल गया कि वो ही असली लोमड़ी की आत्मा है। तभी बिंग ने अपना खून ग्योंग की तलवार पर लगा दी, क्योंकि उस लोग की आत्माएं बिंग के वंश के खून से ही मारी जा सकती है। शाओ ने एक फूंक में सबको ढेर कर दिया। इसके बाद वांग ने अपना खंजर बेमतलब शाओ के सीने पर उतार दी, क्योंकि उसे पता है कि वो तो मरेगी नहीं। उस खंजर से शाओ के शरीर को नहीं, पर दिल पर चोट लगी और वो करहा उठी। मेरी जान ले लो, मगर मेरी परी को लौटा दो, वांग ने कहा। शाओ बोली, तुम खुद मरकर उसके पास क्यों नहीं चले जाते। ऐसा कहते ही वांग ने वो खंजर खुद के सीने में उतार दी और मारा गया। शाओ के मुंह से आह निकली और एक मोती बाहर निकल कर आया। उसी वक्त जिंग कहीं से आकर उस मोती को निगल लेता है और बोला, तुम अपनी हजारों साल की जिंदगी इस आदमी के लिए कुर्बान कर रही हो। क्यों नहीं समझती कि हमें इंसानों से प्यार नहीं हो सकता, जिंग ने कहा। इधर बिंग ने लड़ाई में जिंग को उसी तलवार से मारा जो बिंग के खून लगने के बाद मयान से बाहर आ गई। पर उस तलवार से शाओ को मारने की बजाय उसने उसे वो मोती वापस कर वांग और परी को वापस जिंदा करने को कहा। इस दुनिया में पहले से ही इतनी नफरत फैली है, माफी और प्यार के बीच किसी को तो बोना होगा। शाओ ने अपने हजारों साल की जिंदगी के बदले वांग को चुना, उसे जिंदा कर उसका प्यार लौटा दिया और खुद
उसे देखते हुए हवा में घुल गई। उसके जादू से मरे सभी सैनिक जिंदा हो गए, साथ ग्योंग भी। इसके बाद ग्योंग भी बिंग के साथ एक नए सफर में चल पड़ा। कहानी यही तक थी। प्यार तो सब करते हैं, मगर स्वार्थहीन प्यार किसी किसी को ही नसीब होता है। वांग और परी के प्यार ने शाओ जैसी बेरहम दुष्ट आत्मा को भी प्यार का सही मतलब समझा दिया। वो आज भी लोमड़ी के भेष में उन्हें दूर से देखा करती है। अब विदाई लेती हूँ, नई कहानी सुनाने फिर आऊंगी। तब तक इस वीडियो को ढेर सारा प्यार देते रहिएगा। बाय बाय, लव यू एंड टेक केयर।